बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम हर क़तरा है एक मोती के साथ आपका मेज़बान महमूद हामिद हाजिर खिदमत है। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मोती को दावत दी है उसका ताल्लुक़ भी मोती की सनत से है। ऑल सिंध सराफ़ा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हाजी हारून रशीद चांद साहब से है। वो हमारे आज मेहमान हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं हारून साहब इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। हारून रशीद चांद साहब ज्वेलरी की सनत से ताल्लुक़ रखते हैं और इस हवाले से ही जाने पहचाने जाते हैं और अपने फ़ील्ड के अंदर, सराफ़ा की फ़ील्ड के अंदर बाबाए गोल्ड के नाम से मशहूर हैं। और ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन जो है इनसे नाराज़ रहती हैं, इसलिए कि रोज़ाना जो सोने के नर्ख का ऐलान किया जाता है वो इन्हीं की एसोसिएशन करती है और इनके ज़रिए से होता है। तो लोग ये कहते हैं कि ये बाबाए गोल्ड जो है वो सोने की कीमतों को बहुत ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो हारून साहब, हम आपसे बात ये करेंगे कि क्या वजह है कि जो सोने की कीमतें हैं मुसलसल शूटअप कर रही हैं और अभी दोबारा इसके अंदर एक ये सिलसिला पैदा हुआ है कि कीमतें बढ़ रही हैं। क्या वजूहात हैं इसकी? ये मसला जो है वो लोकली पाकिस्तान का नहीं है, इंटरनेशनल मामला है। पहले हम तकरीबन 4 साल 5 साल पहले ये कहते थे कि ये बहरान है, इंटरनेशनल बहरान है। आज मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क का भी ये बहरान है, क्योंकि जो सोने की क्राइसिस बढ़ रही है वो इंटरनेशनल बढ़ रही है। मगर मुकामी मार्केट में इसका बहरान ये आया कि पहले डॉलर हमारा 60 रुपये था, आज अब 90-91 रुपये, तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये तोला पाकिस्तान में हमारा रुपया नीचे आने की वजह से भी बहरान है। और ये जो भाव बढ़ते हैं, जो भाव मैं देता हूँ, तो ये ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट से भाव खुलते हैं और जो भाव आते हैं वो मार्केट भाव देता हूँ। इस वक्त बहुत अफसोस का मुकाम है कि हमारे मुल्क में आज सोना जो है अंडर कॉस्ट चल रहा है। बल्कि हमारे मुल्क में क्या, एशिया में बांग्लादेश है, भारत है, ईरान है, पाकिस्तान है, इसमें अंडर कॉस्ट हो गया सोना। परचेसिंग रही नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही। तो इसकी वजह से हमारे मुल्क में सोना अभी भी सस्ता है। लोग पहले दुबई से लोग शॉपिंग करते थे, लोग सोना लेके आते थे, उम्रे पे जाते थे, सोना लेके आते थे। आज मैं आपके टीवी चैनल के ज़रिए मैं कहूँगा कि आप यहाँ से दुबई और सऊदी अरब ले जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ सस्ता है और वहाँ महंगा है। अच्छा हारून साहब, ये बताएं कि ये जो मतलब आपकी सनत है इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ हुनरमंदों से है जो ज़रगरा के नाम से मशहूर हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह के टैलेंट है लोगों के अंदर, इस सनत से भी लोग बहुत वाबस्ता हैं। और ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मौके के ऊपर जो है वो एक जेवर देना और सोना देना जो है वो एक हमारी रिवायत है, रस्म रिवाज का हिस्सा है। उसके बगैर कोई बेटी ब्याही नहीं जाती है। जी। तो ये बताएं कि इस वक्त जो है ये जो कीमतें इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, जिसमें आप कहते हैं आलमी मंडी का भी दखल है और हमारी करेंसी जो डिवैल्यू हुई है, हमारी माशी पॉलिसियों का भी दखल है। जी। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इससे इस सनत को दुश्वारियाँ पेश नहीं आ रही हैं? नहीं, दुश्वारियाँ तो बहुत सारी आ रही है। अभी दुश्वारियाँ तो ये आ रही है कि पहले तो आपने कहा कि हाँ, हमारा जो हुनरमंद जो है वो हम माइग्रेट करके आए थे इंडिया से जी। और इंडिया से जो उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं या पंजाब के लोग, वो आज भी हमारे यहाँ ऐसा जेवर बनाते हैं कि आप अगर चाहें कि आपकी तस्वीर अगर वो अंगूठी के अंदर नगीने के तौर से लगा दी जाए तो मीनाकारी में वो भी कर देते हैं। माशाल्लाह। वो इतनी अच्छी हुनरमंदी है कि पिछले दिन सुल्तान काबूस की वो उसको तोहफा भी दिया था, किसी पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी तोहफा दिया था। तो वो देख के बड़ा ताज्जुब होता है। हुनर में हम किसी से कम नहीं हैं और यहाँ तक कि हमारे अच्छे कारीगर हैं, अपने आँखों की बीनाई तक इन्होंने खो दी है इस काम में, ये बारीक काम में, इस काम में। अब इस इंडस्ट्री को जो पिछले दौर में जो सनत का दर्जा मिला, अब जो हमारी हुकूमत की पहले तो इसके ऊपर पुष्पनाई नहीं है और हम अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। हम लोग जो है इस वक्त ऐसे मुल्क के हालात हैं जिसमें अंधेरा भी है, स्ट्रीट क्राइम भी है, फिर भी हम हुकूमत को पार्टिसिपेट भी करते हैं, टैक्स भी देते हैं और दुनिया भर का ये जो बोझ भी बर्दाश्त करते हैं। डकैतियाँ पड़ जाती हैं। आपको मैं सुन के ताज्जुब होगा कि पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिराज कासिम तेली ने कहा था कि ये जो गैंग माफिया और ये जो इन्होंने जो भत्ता माफिया जो इन्होंने जो पर्चियाँ भेजने शुरू की और परेशान कर रहे हैं,
तो हम अपने कारखाने बंद कर देंगे। जी। तो मैंने एक सवाल किया था कि भाई आप तो अपने कारखाने बंद करके बैठ जाएंगे, हम जब हालात ख़राब होते हैं, कई जगह कोई काउंटर होता है तो वो मार्केटें बंद हो जाती, फायर करके मार्केटें बंद है, हम घर पे आके 2 रकात नमाज शुक्राना भी पढ़ते हैं कि हम खैर से पहुंच गए, फिर भी इसके बावजूद भी हम सेफ नहीं हैं। रात को हम लखपति होते हैं, सुबह कखपति हो जाते हैं। इसकी ये है कि रात को मोम से की तरह ताले तोड़ दिए जाते हैं और तेजुरियाँ इस तरह ले जाते हैं जैसे माचिस के डब्बे ले जाते हैं। तो ये सूरत हाल है, हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। आपके चैनल की तरफ हुकूमत को मैं कहूँगा कि ये रुपया जो है दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दे। अगर हम किसी दुकानदार ने इतवार को दुकान खोली तो कानून नाफिज करने वाले इदारे आ जाते हैं जी। और रात को अगर ताले और तिजोरियाँ निकल जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये क्या है, जबकि सब हुकूमत को मालूम है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को सबको मालूम है कि कौन ग्रुप है कौन नहीं, क्यों नहीं इनको पकड़ा जा रहा, क्यों। और एक दूसरे आदमी अगर गन पॉइंट पे एक शरीफ आदमी की चूड़ियाँ उतार ली जाती हैं, समझे, और वो वेल ड्रेस अपनी बीवी के साथ आता है, जेवर देता है, लेता है, तो पुलिस से हमसे रिकवरियाँ कर जाती है और हमारा लाखों करोड़ों रुपये जो माल है वो रिकवरी नहीं करती है। हारून जान साहब, ये बात तो हम पढ़ते रहते हैं अखबारात के अंदर, और जो भी वारदातें ख़ास तौर पे सराफा मार्केटों के अंदर होती हैं वो करोड़ों के अंदर होती हैं। जी। और ये भी हुआ है कि शटर, जैसा आपने कहा, शटर तोड़ दिए गए, तिजोरी उठा के ले गए। अच्छा, अब ये कि तिजोरी कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं है जो उठा के ले जाई जाए, क्या इसमें कोई रिकवरी भी होती है? उसमें क्या मतलब ताउन, क्या इंतज़ामिया कितना ताउन करती है? देखिए, कोई रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। और ये मैं पूरे सिंध ज्वेलर्स एसोसिएशन का सदर हूँ, मगर तकरीबन पाकिस्तान को देखता हूँ तो पाकिस्तान में जो पंजाब की सूरत हाल है और ख़ासतौर पर सिंध की सूरत हाल वो ज़्यादा ख़राब है। और सक्खर में भी वाक़या हो चुके हैं, ये मीरपुर ख़ास में भी हुए हैं, कोरंगी में भी हुए हैं, अपने पिछले दिनों स्टील टाउन में भी ये वाक़या हुआ है। और बहरहाल आप भी हमारे साथ रहे ट्रेड में, आपने देखा कि ये हमने कितना एजुटेशन किया मगर कोई पूछने वाला नहीं। एक वक्त मतलब किसी एजुटेशन का, किसी एहतिजाज का, किसी यौम सियाह का, हड़ताल का कोई असर नहीं रहा, कोई असर नहीं। पिछले दिनों मैंने एक दिन की पूरे सिंध लेवल पे स्ट्राइक की थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि किसी एक आदमी ने ये नहीं पूछा कि आपने क्यों हड़ताल की है। यानी बिल्कुल आंखें बंद किए हुए हुकूमत ने, कुछ भी कर लो, वो उसके जू नहीं आनी है उसकी आंखों में। तो हारून चांद साहब, इसके तो बड़े मनफी असरात पड़ रहे होंगे आपकी सनत पे, और मतलब जाहिर है कि आपका इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है, इसका हजम भी ज़्यादा है। जी, आपकी जो कारोबार है उसका, मतलब जैसे आज क्या रेट है इसका सोने का जो है? देखें, कल जो था वो तकरीबन 59,800 था, आज मेरे ख्याल से 60,100 को ये अब कर जाएगा, 60,000 को क्रॉस कर जाएगा। और ये आगे मुझे तेज़ी नज़र आ रही है कि सिल्वर में और गोल्ड में दोनों में तेज़ी नज़र आ रही है, क्योंकि ऊपर जो इंटरनेशनली जो सूरत हाल स्पेन के जो चल रहे हैं वो बहुत ख़राब चल रहे हैं। मगर अभी पिछले दिनों IMF ने भी वादा किया था, इसमें 27 मुल्क में 24 मुल्क ने यकीन दहानी कराई थी, जिसपे इनको कुछ पैसे मिले भी हैं। तो ये यूरो थोड़ा मजबूत हुआ है, तो इसके मुकाबले में डॉलर गैर मुस्तकम हुआ है, तो इसकी वजह से गोल्ड बढ़ गया है। यानी ये जो असरात पड़ रहे हैं ये डॉलर की डिवेल्यूएशन है और यूरोप में जो माशी हालात है, माशी अबतरी है, उसकी वजह से है। लेकिन इसका कोई बेनिफिट हमें या हमारे मुल्क को मिल सकता है या मिल रहा है? नहीं, देखें, हमारे मुल्क को तो जब मिलना था वो तो हमने क्या नहीं कि जब 9/11 के बाद सियासी हालात भी चेंज हुए और ट्रेड के हालात चेंज हुए। पहले तेल बेचने वाले ममालिक डॉलर पे डिपेंड कर रहे थे, अब वो लोग तेल पे आ गए। पहले इंटरनेशनल तेल में, ये गोल्ड में, जो तेल को छोड़ के अब गोल्ड की तरफ आ गए, यानी डॉलर को छोड़ के। तो अब यूरोप में पूरे लोग जो है वो पहले सट्टा हो रहा था, गोल्ड में सट्टा हो रहा था और वो सट्टेबाजी चल रही थी। फिर आस्ते आस्ते चाइना ने सबसे बड़ा बाइन है, ये दुनिया में सबसे बड़ा बाइन चाइना और सेकंड नंबर इंडिया है। ठीक। तो उसने बाइन की, इसके बाद इंडिया ने की, इसके बाद श्रीलंका ने की, और इसके बाद दुनिया का जो इन्वेस्टर है उसमें पाकिस्तान का इन्वेस्टर भी शामिल है। वो प्रॉपर्टी स्टॉक को छोड़ के अब गोल्ड की तरफ आ गया है, और गोल्ड की प्राइस जिस तेज़ी से बढ़ी है ना, आप तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। ना स्टॉक इतना बढ़ा, ना प्रॉपर्टी बढ़ी है, गोल्ड की इतनी प्राइस से बढ़ी है। आप कई गुना
300 गुना बढ़ गया सोना। ये तो मतलब सबसे बड़ा बायर चाइना है। चाइना है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि चाइना क्यों है कि हम, चाइना भी बुद्ध मजहब है जी, और इंडिया भी बुद्ध मजहब है जी, और इनके यहाँ बुद्ध मजहब में, इनकी कल्चर में सोना चांदी को अहमियत दी जाती है। जैसे इंडिया में जब दिवाली जब होती है तो लोग सोना और चांदी और करेंसी को पूजते हैं, तो इनकी एक, ये इनका धर्म है, तो उस पर इनकी डिमांड देखें आप। जितना चाइना ने अभी इस वक्त फर्स्ट नंबर पर, हमेशा इंडिया आता था, 2 साल से ये फर्स्ट नंबर पर चाइना बाइन में सबसे ज़्यादा आ रहा है, इस साल भी ये हुआ है। तो जाहिर है जब ये ऐसा माहौल होता है तो वहाँ पे उसकी परचेजिंग भी बढ़ती होगी, बिजनेस भी बढ़ता होगा। बिजनेस बढ़ता है। चाइना पूरी दुनिया पे छाया हुआ है और वो उसके एवज गोल्ड लेता है। अब डॉलर का कम देख रहा है, गोल्ड की तरफ देख रहा है। अब गोल्ड में डॉलर क्या हुआ है कि अमेरिका में जब अपना जो इसका बैंक रेट बढ़ा नहीं रहा है तो वो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब लोग गोल्ड की तरफ आ गए हैं और गोल्ड की तरफ न्यू जनरेशन भी गोल्ड की तरफ आ गई है, वो दुनिया आ गई है, तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है। तो मुझे तो आगे बहुत तेज़ी नज़र आती है, मगर इसके मुकाबले हमारा पाकिस्तान जो है वो डिवैल्यूएशन की तरफ जा रहा है। आज टका हमसे आगे निकल गया है बांग्लादेश से। हम तो इंडिया तो छोड़ो, मगर बांग्लादेश हमारी मौजूदगी में आज़ाद हुआ है, अभी आज़ाद हुआ, उसका टका बढ़ गया है। तो मुझे तो लगता है कि जो हमारे यहाँ बांग्लादेशी औरतें काम करती वो भी पाकिस्तान में छोड़ के चली जाएंगी। तो हमारा जो सूरत हाल देख रहे हैं, जो सूरत हाल हो रहा है मुल्क में, उसमें बड़ा दुकानदार जो है वो अपने मलेशिया की तरफ, बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। आपको लम्हे फिक्रिया हुकूमत को चाहिए कि हमारा रुपया मजबूत करे, स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करे, लाइटों का निज़ाम, अगर ये बेहतर ना हुआ तो हमारी इन्वेस्ट चली जाएगी। आप वैसे तो काफ़ी जा चुकी है जी, मगर ये अगर चली गई तो छोटा जो सूरत हाल चल रही है, छोटा जो ताजिर है वो इतनी लाइबिलिटी, इतने टेंशन में वो अपने आप को नहीं सर्वाइव करेंगे, वो खुद ब खुद वाइंड हो जाएंगे। हम तो रिटायर हो जाएंगे, हमारे बच्चे, जो IMF की, वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसी है कि मिडिल तबका ख़त्म कर दिया जाए, वो ख़त्म हो जाएगा। अमीर से अमीर तर होगा, गरीब से गरीब होगा। हमारा पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर है वो मुल्क से बाहर जाएगा, इन्वेस्ट करेगा। बाहर की जो कंपनी आएगी हमारे मुल्क में राज करेगी, हमारे बच्चे जो हैं वो इनके यहाँ सर्विस करेंगे। तो ये अगर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। तो हारून जान साहब, इसमें आपने एक तो पहली वजह तो ये बताई कि जो इसमें बूम आया है या इसकी रेट्स बढ़ रहे हैं, उसकी एक पहली वजह तो ये है कि मतलब आलमी हालात ऐसे हुए और 9/11 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। दूसरा ये है कि डॉलर डिवैल्यू हो रहा है। तीसरा आंसर ये है कि वहाँ के यूरोप के और वहाँ के माशी हालात जो हैं, माशी अबतरी, जैसे अभी आपने स्पेन के हालात का जिक्र किया, उसकी वजह। और ये जो मतलब तीसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यूरोप और अमेरिका के अंदर कम हो गया है। तो इसकी वजह से लोग जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बजाय परचेजिंग करते हैं गोल्ड के ऊपर। अच्छा, अब आप ये बताएं कि मतलब हमारे मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत जो है वो इस सनत को फ़रोग़ देने के लिए या तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इक़दाम करती है? कुछ सरपरस्ती है? नहीं, पहली बात तो ये बड़ा अफसोस का मुकाम है कि शौकत अजीज़ वज़ीर ख़ज़ाना थे और ये अपने अब्दुल्ला यूसुफ वज़ीर अपने FBI के चेयरमैन थे। पहले CBR था, अब FBI है। तो उन्होंने 1 रुपया, एक तोले पे $1 जो ड्यूटी थी उसको ख़त्म करके 50 सेंट कर दी थी, 2 रुपये इनकम टैक्स कर दिया था। उस साल मुल्क में 30 लाख तोला मुल्क में गोल्ड इम्पोर्ट हुआ और बड़े अच्छे पाकिस्तान के लोगों ने भी, इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया और अच्छे माहौल रहे उस पॉलिसी के नतीजे। तो पॉलिसी मेकर ने देखा कि 30 लाख तोला सोना इम्पोर्ट हुआ है तो क्यों ना इस पर 1% होल्डिंग टैक्स लगा दिया। 1% होल्डिंग टैक्स वो लगना क्या था कि वो 3-4 साल से इंपोर्ट के रास्ते बिल्कुल बंद हो गए, लीगल चैनल बंद हो गए, अनलीगल चैनल खुल गए, इलीगल चैनल खुल गए। और दूसरी बात में अच्छा, ये आपका मतलब नुक्ता नज़र ये है कि ये विद होल्डिंग टैक्स एक 1% लगाया गया है, तो इसकी वजह से कानूनी ज़राए से नहीं आ रहा है, गैर कानूनी ज़राए से। देखिए, अब जब 1 तोला 6,000 रुपये तोला है तो 600 रुपये ड्यूटी टू मच है जी। तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो, जब हुकूमत जा रही है 4 साल से 3 साल से इंपोर्ट बंद हो गई है तो हुकूमत क्यों ना इसके ऊपर कमी करे
तो कि रियूनी भी मिले हुकूमत को और आम सार्फिन को, इस इंडस्ट्री को रिलीफ मिले। अब देखें, मैं पिछले दिनों 15 दिन इंडिया रहा, वो एग्जीबिशन था, वहाँ मैं देखा तो मैंने देखा कि हुकूमत इंडिया ने अपने ज्वेलर्स बरादरी को अपना रिजर्व गोल्ड 0 उस पर दिया, रेंट पे, कोई ड्यूटी नहीं, कुछ वो इंटरेस्ट नहीं। आज वो इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर गई कि आप तस्वर नहीं कर सकते, इनकी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई है, इनकी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई है। सूरत के बराबर में एक रांधेर है, वहाँ पे डायमंड निकलता है, वो डायमंड इंडस्ट्री में इतना काम हो रहा है कि पूछो नहीं। मैं जयपुर गया, जयपुर में वही नगीना जो हमारा जो स्वात में और जो बलूचिस्तान में निकलता है उसको खूबसूरत करके वो लगा रहे हैं, और हमारे यहाँ कचरे के भाव बिक रहा है और वो सोने के भाव बेचते हैं। तो हम हुकूमत को कुछ उन्होंने सरपरस्ती से महरूम है। हाँ, हम हुकूमत को ये नहीं कहते कि आप अपना रिजर्व गोल्ड दें, मैं बोलता हूँ हुकूमत कुछ ना दे, हुकूमत को हम रियूनियन देंगे, हुकूमत हमारी पॉलिसी पे चले, तहफ़्फ़ुज़ दे, बिजली दे, स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करे। देखें ना, तो ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। पर आपकी सनत जो है, ज्वेलरी की जो सनत है, वो तो यूँ भी बहुत सेंसिटिव है, इसलिए कि एक दुकानदार अगर बैठता है, वो अगर 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बैठता है उसी दुकान के अंदर, वो बहुत होती है, लेकिन उसी दुकान के अंदर अगर कोई ज्वेलर बैठा है तो वो करोड़ों में होती है। तो मतलब इस लिहाज से आपको तो तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा है। और भाई, हमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद कोई यही सोना था, लोगों ने बेच के सर छुपाने की जगह बनाई जी। हमने जिस मार्केटों में गए उसकी रौनकें बढ़ाई हैं। ज्वेलर्स को शीशे भी चाहिए, लाइटें भी चाहिए। ज्वेलर्स जहाँ जहाँ गया वहाँ की वैल्यू भी बढ़ी है उस मार्केट की, मगर अब जो पोजीशन जो है वो बड़ी ख़राब होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि ये जो फैसले जो जो CBR या FBR जो बैठ के फेडरेशन से और चैम्बर से करती है, ये हमारे नुमाइंदे से बात करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, कई दफ़ा कहा है कि तमाम ट्रेड की झाड़ू जो है वो अंदर से बाहर निकलती है जी। एक ज्वेलर्स की झाड़ू जो है बाहर से अंदर आती है। वो कचरा भी हमारा जो ग्राहक आता है उसका भी सोना होता है हमारे यहाँ। तो हमारा एक ट्रेड मुनफरिद ट्रेड है, वो उसको हर आदमी नहीं समझ सकता। आप उस लोगों को शामिल करें जिनको इस ट्रेड से वाबस्तगी है, ताकि हम पॉलिसी हुकूमत को अच्छी से अच्छी देंगे, हुकूमत को फंड जनरेट करके भी देंगे, हुकूमत को अच्छी पॉलिसी भी देंगे। और हुकूमत सिर्फ हमें सरपरस्ती चाहिए, हुकूमत की स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करे, लाइटों का निज़ाम बेहतर करे, हमारी पॉलिसी पर अमल करे, हम हुकूमत को जनरेट करके देंगे फंड। आप सोच भी नहीं सकते आज इंडिया में इतनी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, फिर भी मैं आपको फ़ख्रिया कहता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल से इस वक्त 7 साल दुगनी हो गई है। और हमारे यहाँ जड़ाऊ जूड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। आज भी इंडिया से लोग आते हैं, वो जड़ाऊ जूड़ी हमारी पसंद करते हैं, चूड़ियाँ पसंद करते हैं। नगीने हमारे यहाँ के कारीगर की या हुनरमंद की कदर है। हमारे जो ज्वेलरी के अंदर जो काम करने वाला है वो बहुत ही टैलेंटेड है, और उसकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसको लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं गैर ममालिक से। तो फिर भी मतलब ये कि सरपरस्ती फिर भी नहीं से महरूम है। मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत को देखें, हमारे एक्सपोर्ट कम से कम 20 किलो या 10 किलो जो आदमी करता है उसको कम से कम 5 किलो इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए। सही। तो कि मुल्क में दुनिया में क्या चल रहा है, ताकि हम इससे अच्छा और मेयारी और कम कीमत में बना सकें। अब दुनिया में हमें तो यही नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है। अब आप बोले एक्सपोर्ट किए जाओ, इंपोर्ट ज्वेलरी की इजाज़त नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे मुल्क के अंदर आप जितना भी एक्सपोर्ट करेंगे, मैं तो कहूँगा कि आपकी चैनल के ज़रिए कि TT बार जो हमारे मुल्क में अंडर कोस्ट है उसको भी एक्सपोर्ट करें। उससे क्या होगा कि इंटर बैंक के ज़रिए स्टेट बैंक को डॉलर मिलेंगे और 180 दिन में वही सोना मुल्क में आ जाएगा। तो हुकूमत स्टेट बैंक को भी फ़ायदा पहुँचेगा, कारीगर तबके को भी रोज़गार मिलेगा, और फिर सोना 180 दिन में वापस आ जाएगा। तो ये पॉलिसी ऐसी हैं कि हुकूमत को कुछ देना नहीं है, उस पर अमल करना है। 20 किलो 10 किलो जो आदमी भेजता है उसको 2.5 किलो की इजाज़त दे, 20 किलो जो आदमी भेजता है उसको 5 किलो की, ताकि दुनिया में क्या चले। हमारी इस इंडस्ट्री के ऊपर हुकूमत अगर थोड़ा सा हाथ रखे, मैं कहता हूँ कि ये सनत का दर्जा पिछले दौर में हुमायूं अख्तर के दौर में मिला था, ये तबाह बर्बादी की तरफ जा रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। अगर हुकूमत को, मैंने बारहा कहा है कि हमने हुकूमत से सिर्फ यही मांगा है
कि हमें स्ट्रीट लाइट दें। स्ट्रीट लाइट देने से क्या होगा कि हम वक्त पे काम बना के दे सकते हैं और अच्छे से अच्छा। आज देखिए चाइना इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी है, वो इंडस्ट्री हमारी तरक्की हो रही है। आप देंगे तो आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचेगा। जब इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, तो इस कुदरती स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत अगर है तो हुकूमत थोड़ा सा हाथ मजबूत करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। इससे ये मुल्क, मैं कहता हूँ कि हुकूमत 6 महीने, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने अगर ये हालात सही कर दे तो मैं कहता हूँ 3 साल हम आगे निकल जाएंगे। हमारे इतना ग्रोथ है, ये हब है, और ख़ास तौर पे कराची हब है पाकिस्तान का। अब मैं तासुब में नहीं जाता हूँ, आज पंजाब में लेट वे तक वो दुकानें खुली हैं, इतनी नहीं है जितनी कराची में, ख़ास तौर पे कराची में। ये क्या है, सियासी क्यों है? कराची को क्या डिस्टर्ब करना है, ये मुल्क को तबाही के तरफ ले जाना है। अब ये कि बड़े ताजर जो है वो तो फाइंड कर जाएंगे, छोटा जाएगा कहाँ जाएगा? तो खुदारा इस तरफ लम्हा फिक्रिया है। आपके चेहरे से कि जब हुकूमत को, मैं पाकिस्तान को कहूँगा कि इस तरफ तवज्जो दे, रुपया हमारा स्टेट बैंक मजबूत करे। जो डॉलर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉलर अब ये जो 90-92 रुपए का फिर 60 में ले आए, ये नामुमकिन में, मगर उसका हम इसको कंट्रोल तो कर लें, कंट्रोल कर लें तो मज़ीद बढ़ने से इसको रोक लें, ताकि हम डिवैल्यूएशन की तरफ ज़्यादा ना जाएं और हमारी परचेसिंग पावर भी निकले। हारून साहब ये बताएं कि ये जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, इसमें तो ये है कि सरपरस्ती नहीं है, फिर ये कि हालात भी ऐसे हैं कि जराइम बढ़ रहे हैं, बिजली नहीं है, फिर ये कि यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ गया है। तो इसकी वजह से पहले तो हम ये देखते थे कि हर ज्वेलर के साथ कोई कारीगर भी बैठा है, उसके ऊपर कारखाना है, वो बन रहा है, वो रिपेयरिंग कर रहा है। मतलब ये कि ये जो ज़रगर होते थे वो एक लाजमी जुज़ होते थे ज्वेलरी का। तो ये चीज़ जो है कमी नहीं आ रही, मतलब वो कारीगर जो है वो उसको छोड़ के किसी और तरफ जा रहा है। बिल्कुल आपने अच्छी बात की। मैंने पहले तो कहा था कि हमारे लोग जो है वो इमिटेशन ज्वेलरी पे आ गए हैं, कुछ लोग। अच्छा। काम ना होने की वजह से इमिटेशन, अच्छा सोने के बदले अब चांदी के जेवर भी बनने लगे हैं, समझे, उसकी तरफ आ गए लोग। मैंने तो बिरयानी बेचते हुए देखा है, रिक्शा चलाते हुए देखा है। बड़ा अफसोस का मुकाम है कि जो फनकार, जो जिसके पास जरगर का जो काम करते थे, वो रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चला रहा है और बिरयानी बेचने पे मजबूर हो गया, जबकि वो बहुत बड़ा हुनर है। हर एक जरगर जो बनता है उसको अरसा दराज लगता है, छोटा सा होता है, जब से ये तरबियत लेता है वो जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और आज बेरोजगार हो गया है। उसने क्या करे, वो अब वो गन लेके तो किसी के पास लूटने से रहा, मजबूर इन्विटेशन ज्वेलरी की तरफ गया, मजदूरी कम, नहीं तो वो बिरयानी बेचने पे और रिक्शा चलाने पे मजबूर। नाकदरी है ये, नाकदरी है ये। इस इंडस्ट्री को खुदारा कारीगर हमारा तबका बड़ा पिस रहा है। बड़ा कारीगर तो अपने आप को बचा लेगा जिसका कारखाना है, जो बड़ा जो है, बाकी छोटा ताज कारीगर जो है उसकी मजदूरियाँ भी इतनी नहीं बढ़ी। क्यों कि अब दिन ब दिन काम ही सुकड़ता जा रहा है, भाव बढ़ गया है। पहले गोल्ड 21 कैरेट और 22 कैरेट होता था, वो 10-10 तोले के सेट अब 18 कैरेट और 12 कैरेट बनने लगा है। और मैं आपके चैनल के थ्रू ऑल पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी को कहूँगा कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दें। ये जो परेशानी है, IMF से हमको पैसे भी आ रहे हैं, अभी CO भी साहब अच्छा है और एक चेयरमैन भी है, मगर हकीकी डायरेक्टर लें, बंदर बाट ना करें। ये बंदर बाट जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। उन लोगों को लें जिनको इस दर्द है, इस कौम का दर्द। आपके ख्याल में क्या किरदार अदा कर रही है जेम एंड ज्वेलरीज वाले, जो मतलब इस सनत के फ़रोग़ में या तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई है इसका मतलब? पहले है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो है करोड़ों रुपया जो है वो बंदर बाट हो गया और वो किसी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, वरना हमारे बलूचिस्तान में इतने नगीने निकल रहे हैं माइन के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, कारीगर। आज मशीनें इतनी अच्छी आ गई हैं कि पहले लोग हैंडमेड पसंद नहीं करते थे, मशीन करते थे, और मशीनें वेस्टेज करती थी। आज मैं इंडिया में देख के आया हूँ कि मशीन ऐसी निकली है कि वो जो अपना जो नियारा होता है उसको भी वो फाइन गोल्ड करके निकालती है। और आज वो मशीन में आप जेवर डालें तो वो जेवर डिज़ाइन भी और नगीने भी लग के निकल के आ जाते हैं, वेस्टेज भी कम पड़ती है।
इस तरफ सिर्फ हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए बाहर से जो मशीनें इंपोर्ट कर इस पर ड्यूटी फ्री कर दें। देखिए आपको कितने आपको एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आपको मशीनरी अगर इंपोर्ट होगी तो इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी नहीं? देखें काम बढ़ेगा ना, ज़ाहिर है मशीनें काम करेंगे। अगर निकलने के बाद कुंडे लगाना, पॉलिश करना, काम देखें एक काम आज देखें हर दौर में एक काम की चेंजेस आती है जी। पहले जड़ाऊ पसंद करते थे, फिर प्लेन पसंद करते। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि पाकिस्तान में जब सोना जेवर बनता था तो ख़ास तौर पे कराची की आबो हवा जो नमी होती थी तो जेवर काला पड़ जाता था। अच्छा। जो उस वक्त केडीएम नहीं निकला था, टाँका लगता था, टाँके में जस्त और चांदी मिलाया जाता था। तो औरतें चीखती थी कि हमारा सोना काला हो गया, तो वो शोर करती थी। आज वो नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो केडीएम लगता है, इससे काला नहीं पड़ता है। अच्छा। मगर आजकल की बच्चियां जो है वो डल करके पहनती हैं। ये फैशन हो गया, वो ट्रेंड बन गया, नया फैशन आ गया कि वही ज्वेलरी जो पहले चमकदार लोग पहनती थी औरतें कि पीला भी हो, चमकता भी हो, आज बच्चियां जो है वो डल करके पहनती है। पहले ज़माने की औरतें जो थी वो सोने से लदी हुई होती थी। आज बच्चियां कंप्यूटर पे अपना डिज़ाइन अपना सूट के हिसाब से वो डिज़ाइन बना के देती हैं। मगर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है, लाइटें नहीं होती कि हम वक्त पे काम दे सकें। तो हमारे यहाँ कारीगरों की फनर की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी हमें सेफ्टी मिल जाए हुकूमत की तरफ से, तो हम इंडिया से भी हम आगे कोशिश करेंगे। खैर निकलेंगे नहीं तो कम से कम मुकाबला तो कर सकते हैं, क्योंकि अब वो तो मैंने जब देखा तो मैं बोलता हूँ इंडिया बहुत हमसे आगे, बहुत इंडस्ट्री में आगे। मगर हमारे फिर भी कुछ हमारे 42 आदमी बॉम्बे गए। बॉम्बे जब चूड़ियाँ देखी तो एक कारीगर जो मुझे कहने लगा ये चूड़ियाँ कुछ नहीं है, जो मैं बना के दूंगा ये इनके पास होंगी भी नहीं, फेल है। तो फेल है ये। तो अब बताइए कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा हाथ रखने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद चांद साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। नाजरीन, हारून रशीद साहब हमें ये बता रहे थे कि जिस तरह और सनतों के अंदर सरपरस्ती से महरूम हैं और जिस तरह हमारे हुनरमंद और सनतों के अंदर कसम परस्ती का शिकार हैं, अगर ज़रगरां को और ज्वेलर्स को सरपरस्ती मैसर आ जाए, तहफ़्फ़ुज़ मैसर आ जाए और बिजली की फराहमी बराबर मिलती रहे तो हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम अपने हुनर के ज़रिए से दूसरे ममालिक को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं, मुल्क की ज़र मुबादला के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर सकते हैं, मुल्क की मईशत को हम तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम हर क़तरा है एक मोती के मेज़बान महमूद हामिद को याद दीजिए। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।